हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग कैलोरीमेट्री का लेक्चर का नंबर नहीं मालूम, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें हम लोग देख लेंगे कि हालांकि ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है, बॉइलिंग प्रोसेस में कैसे कैसे क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, मेल्टिंग में कैसे क्या होता है। लेकिन जानकारी के तौर पे, इंफॉर्मेशन के तौर पे हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे कि रियली में मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है और बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है, ताकि अपन लोग खूब अच्छे से समझ जाएं। और जहां कहीं पे भी कुछ समझ में आए कि अगर जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें हीट का कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो मान लो सपोज करो कि ये देख बेटा, मैंने सपोज करो कि ये वाटर है, ये H2O है और इसके अंदर कुछ आइस है। क्या है? आइस। क्या है? आइस। और दोनों का मान लो आपको क्या किया, मैं 500 ग्राम H2O है और 100 ग्राम मान लो आइस है। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दिया। जब हीट मान लो कि यहां से मैंने हीट दिया, यहां से ये मान लो ब्लोअर, मान लो जो भी बंसल उंसल कुछ होता है, हीट दिया। अब हीट दिया तो नॉर्मल होना क्या चाहिए, और मैंने हीट देने से पहले टेम्परेचर नाप लिया। मैंने इसका टेम्परेचर नाप लिया और टेम्परेचर नापा कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। इतना कहानी मैंने कर लिया। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें कुछ वाटर कुछ आइस लिया और उसका नॉर्मल टेम्परेचर नाप लिया और फिर हीट दिया। अब 2 मिनट तक मैंने हीट दिया, तो भाई कुछ तो हीट दिया होगा। अब मैं ये जानना चाहा कि मैंने कितना हीट दिया, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या कुछ भी होता है तो उसके लिए अपन लोग फॉर्मूला जानते हैं, ms डेल्टा टी। क्या जानते हैं? ms डेल्टा टी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉडी एंड इट इज द चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को टेम्परेचर का चेंज होना चाहिए। अब मैं क्या किया, यहाँ पे थर्मामीटर, अब टेम्परेचर का चेंज भैया कैसे सेंस कर सकते? थर्मामीटर से। इनिशियली मैं लगाया था यहाँ पे तो थर्मामीटर 0 डिग्री बता रहा था, और ये इतना 2 मिनट हीट करने के बाद भी इस पानी में मैंने डाला तो थर्मामीटर 0 डिग्री ही बताया। कितना बताया? 0 डिग्री। अब मेरा दिमाग खराब, क्योंकि 0 डिग्री डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0। अब डेल्टा अगर जो यहाँ पे डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया 0। अब डेल्टा टी 0 तो Q इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारा बुद्धि चकरा गया, बुद्धि दिमाग घूमने लगा और घूम के क्या कहा कि अरे ये क्या बात हुई, ये तो गलत है। क्या एनर्जी कंजर्व भी रहता, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब मैंने जो एनर्जी, हीट एनर्जी दिया है वो वाटर में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ना, या उसको, और कहीं ना कहीं दिखने का मतलब क्या है, व्हेन वी हीट अप अवर बॉडी देन नॉर्मली क्या होता है, इस टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, या हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं पूरा दिमाग मेरा सोच में पड़ गया, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अब गलत हो गया, ये फॉर्मूला गलत हो गया। हालांकि मैंने हीट दिया। तब यहाँ के साइंटिस्टों ने, हमारे साइंटिस्टों ने सोचने की शुरू की कि जो ये हीट का जो फॉर्मूला है इसमें या तो कुछ करेक्शन करने की जरूरत है या तो गलत है। गलत तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50 ऐसे फिनोमिना थे जिसमें ये सारे फिनोमिना, अभी मैं बताया था 10 क्वेश्चन करवाया था कि इतने डिग्री सेल्सियस से इतने टेम्परेचर का चेंज था। मतलब ये फॉर्मूला तभी, मतलब तब अच्छा लगता है, तब वैलिड होता जब टेम्परेचर का चेंज होगा। ये क्या होगा? दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं सोचा कि अब क्या ऐसा किया जाए, या एक और बात, हीट तो मैंने दिया भैया, हीट तो दिया,
लेकिन अब मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर रहा पा रहा हूं, तो क्या मेरी गलती है? क्या मेरी गलती है? ये तो आपकी गलती है ना, साइंस की गलती है ना, कि उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। तो वो बताना पड़ेगा, और वही जानने के लिए अपने को डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। क्या? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो मैं आपको क्लू दिया कि रियल में फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हीट की जरूरत कैसे पड़ी, या कैसे कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फेज, हेडिंग डाल लीजिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग सोचते हैं, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में पहला हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग प्रोसेस है। मेल्टिंग प्रोसेस तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई सॉलिड है भैया, कोई सॉलिड है, इसको मैंने हीट दिया, इसको हीट दिया। अब मैं बताया था तुम लोग को, दो काम हो सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है, या तो फेज चेंज हो सकता है। अब मैं हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा। हीट मैंने दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आप लोग जानते हैं मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? मॉलिक्यूल्स, या ऐसा कहो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। अब जब एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल बढ़ गया तो अब क्या करेंगे? तो होगा क्या कि जो वाइब्रेट रियल में हल्का हल्का कर रहे थे वो तेज तेज करने लगेंगे, तेज तेज करेंगे। जब तेज तेज करेंगे तो उनके बीच में एक फोर्स भी बढ़ता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है? ये एनर्जी बढ़ा, तो एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। चाहे इसी को आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। ये क्या किया बाबू? ए इंक्रीज किए। क्या किया? इंक्रीज किया। ठीक है सर, इतना जान गए कि व्हेन वी गिव द टेम्परेचर, ड्यू टू द टेम्परेचर मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, एंड जब इंक्रीज होगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स सेपरेशन बढ़ने लगेगा, और जब सेपरेशन बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, अब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा, एक ऐसा एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर ये कोहेसिव फोर्स, फर्दर हम लोग हीट देंगे तो एक कोहेसिव फोर्स नहीं बढ़ेगा रे बाबू, कोहेसिव फोर्स नहीं बढ़ेगा। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस कोहेसिव फोर्स डज नॉट इंक्रीज। अब इंक्रीज नहीं होगा और मैं हीट देते जा रहा हूं तो होगा क्या? मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा। क्या टूटने लगेगा? बॉन्ड टूटने लगेगा। और जब बॉन्ड टूटने लगेगा तो वही सॉलिड किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में। विच लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड between molecules, और hence
solid start converting into liquid phase। कौन से में? लिक्विड फेज। किसमें हो जाएगा? लिक्विड फेज में। ये यहां से लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट है, लिक्विड फेज में होने लगेगा। इतना दूर तक समझ में आया? इतना दूर तक सेफ हो? ठीक है, लिख लो, लिख लो तो आगे की कहानी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना तुम लोग ना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा बात बता रहा हूं। और कॉन्सेप्ट के नाम पे अगर जो मैं बता दूं तो ये रियल में मैं बता रहा हूं। हालांकि हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। पहले इसको नोट डाउन कर लो और इसको मैं मिटा दे रहा ना। थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं। इंटरनल एनर्जी बाबू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे और जब वो जो पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर, द पार्टिकुलर टेम्परेचर is called melting point of liquid, melting point of liquid। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर ही क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। खैर मेरा डिस्कशन ये था कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इनिशियल में टेम्परेचर बढ़ रहा था, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, बाद में एक स्टेज ऐसा आया, टेम्परेचर मैंने फर्दर इंक्रीज किया, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी न बढ़ के उनके बीच में बॉन्ड का ब्रेक होने लगा, और ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू इट्स लिक्विड फेज। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब टेम्परेचर का चेंज होता है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है या इंक्रीज करता है। व्हेन टेम्परेचर इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, जब टेम्परेचर का इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और जब स्टेट का चेंज होगा तो जो हम लोग हीट एनर्जी दिए रहते हैं वो बॉडी में किसके फॉर्म में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। व्हाई? बिकॉज जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, तो आप देखेंगे कि उनके बीच का सेपरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब सेपरेशन बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। ये याद रख लेना, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा कोई पूछेगा इंटरनल एनर्जी का क्या हो रहा है? तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। इंटरनल एनर्जी भैया एक बात बताओ, मान लो कि ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर जो मैं हीट दूंगा तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगा ही, लेकिन वेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गोज ऑन चेंजिंग देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, और जब फेज का चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। टेम्परेचर क्या होगा रे बाबू? सेम। मतलब अगर जो पॉइंट वाइज लिखूं तो मैं लिखूं whatever amount of ये तुम लोग लिखते रहो ना, लिखने की टेंडेंसी आप लोग लिखिए। ये नेक्स्ट लिखिए, whatever amount of heat given to the body, if temperature is changing या temperature is increasing, ब्रैकेट में लिख लो temperature is increasing, its vibrational kinetic energy is increased, vibrational kinetic energy is increased।
but when the phase is changing, when the phase of material या substance is changing, its potential energy is increased because increase in separation between the two molecules, separation between the two molecules. ठीक है, ठीक है. और फिर नेक्स्ट लाइन में लिख लो, ओवरऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज. अच्छा एक बात बताओ, अगर जो मैं बोलूं बाबू ध्यान से सुनना, आइस है, वाटर है और स्टीम है, तो किसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा? किसका होगा? स्टीम का. क्यों? क्योंकि आइस को कन्वर्ट लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को एनर्जी देना पड़ा. वो एनर्जी किस में स्टोर हुआ? इंटरनल एनर्जी में. फिर लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? गैसियस फेज में. तो गैसियस फेज का इंटरनल एनर्जी ज्यादा होता है और मैक्सिमम होता है. क्या होता है? मैक्सिमम. क्या होता है? मैक्सिमम. इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी की बात करें, इसको डिनोट करते हैं बाबू डेल्टा यू से. हालांकि पोटेंशियल एनर्जी उसमें डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें इंटरनल एनर्जी को या तो ये कर लो ई से. ठीक है, पहले सॉलिड होगा, सॉलिड को मैंने हीट किया, लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड से हीट किया तो किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा. तो यहां पे इंटरनल एनर्जी अगर जो सॉलिड का एस है, और यहां पे इंटरनल एनर्जी अगर जो सॉलिड का लिक्विड का एल है, और इंटरनल एनर्जी इसका अगर जो गैस है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज मैक्सिमम देन इंटरनल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड. ठीक है ना? या ऐसे भी सोच सकते हो कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी. गैस के मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बहुत दूर, इसका मतलब पोटेंशियल बहुत ज्यादा, पोटेंशियल बहुत ज्यादा, तो इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा. ठीक है, तो मेल्टिंग का प्रोसेस आप लोग समझ में आ गया. मेल्टिंग कैसे होता है एक बार मैं 1 मिनट में रिपीट कर दूं. जब हम लोग बॉडी को हीट करेंगे तो उसका पहले टेम्परेचर चेंज होगा, फिर टेम्परेचर चेंज होते एक फिक्स टेम्परेचर आएगा. उस टेम्परेचर के बाद जब हम लोग हीट देंगे तो उसके टेम्परेचर में चेंज न होके मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटेगा, और वो बॉन्ड टूटने के कारण उस सॉलिड का किस में कन्वर्जन हो जाता है? लिक्विड में हो जाता है. किस में कन्वर्जन हो जाता है? लिक्विड में हो जाता है. अरे बाबू, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. और जो पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. हिंदी में लिखना है, लिख सकते हैं. अच्छा, 2-3 बातें और याद रखना है. जब बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा. और जब बॉडी का फेज चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट. ठीक है सर, इतना सब कुछ तो समझ में आए, लेकिन मेरा वो वाला बात तो आंसर बताइए कि जो मैंने हीट दिया उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो तो आप छोड़ ही रहे, वो तो कहीं दूसरे जगह जा रहा है. समझ में आ रहा है ना? मेरा तो बस प्रोसेस बताया. ठीक है, मैं समझ गया कि हीट एनर्जी देंगे उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर हीट एनर्जी देंगे उसमें फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो सब तो ठीक है. लेकिन मैं जो हीट एनर्जी दिया वो पता कैसे करूंगा? वो तो बताइए. बताता हूं. हालांकि इंटरनल एनर्जी के बारे में इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जब एक बार हम लोग थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे तो उसमें भी इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है, क्या इशू होता है, उसको देखेंगे. और मैं देख लूं साथ ही साथ कि मेरा वीडियो भी स्टार्ट है कि नहीं है. खैर है, स्टार्ट है. तो क्या होगा, जैसे मान लो
मान लो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको हीट दिया, क्यू हीट दिया, ये किस में चेंज हो गया, मान लो लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ, इसका मास m है, इसका भी मास m ही रहेगा, मास इज कांस्टेंट। तो ये देखा गया कि जो Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। क्या गलत है क्या? ये तो पहले ही हम लोग पढ़ेंगे। Q क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के, और Q का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा L M, या Q इक्वल टू आता है M L, वेयर L इज लेटेंट हीट। क्या होता है? L इज क्या? L इज लेटेंट हीट। क्या होता है बाबू? लेटेंट हीट होता है। क्या होता है? लेटेंट हीट होता है। लेटेंट मतलब होता है गुप्त, छुपी हुई। इसमें लेटेंट मतलब होता है, लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ का मतलब अगर जो उसमें थर्मामीटर डालेंगे तो अपने को नहीं पता चलेगा, अपने को नहीं पता चलेगा, अपने को नहीं पता चलेगा। तो अच्छा, सॉलिड से लिक्विड का जब फेज चेंज होता है तो उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और लिक्विड से जब सॉलिड का फेज चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, या इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग ना। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड अगर जो देना पड़ेगा, सॉलिड से अगर जो लिक्विड फेज में लाना पड़ेगा तो अपने को हीट देना पड़ेगा, और लिक्विड से बाबू अगर जो सॉलिड में लाना है तो हीट क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, हीट रिलीज, हीट रिलीज, हीट रिलीज, ये क्या हो जाएगा? एम। और यहां पे रियल में यहां से यहां सॉलिड किस में हो रहा है? लिक्विड में। तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अब अगर जो यहां पे अगर जो Q अमाउंट का हीट दिया तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा MLF, देन LF इक्वल टू Q अपॉन M, if M इक्वल टू 1 kg, देन LF इक्वल टू Q। देख लू पीछे दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। देन LF इक्वल टू Q। तो यहां से मैं डिफिनीशन लिखवा सकता हूं। क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required to change the states of solid into liquid phase of mass 1 kg या 1 unit। लिख लो, लिख लो, हेडिंग डाल लो, latent heat of fusion, latent heat of fusion लिख लो। it is the amount of heat required to change a unit mass of solid into its liquid phase, into its liquid phase। तो इतना बात मेल्टिंग में याद रखना चाहिए। कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि जब फेज का चेंज होता है तो Q वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। और मजे की बात ये है ना, ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां जाने में अगर 10 जूल की एनर्जी लगती है, यहां से यहां जाने में अपने को 10 जूल एनर्जी देना पड़ा, तो लिक्विड से जब सॉलिड में आता है तो 10 जूल एनर्जी रिलीज भी होता है। ऐसा नहीं होता कि एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी इज कंजर्व, वो जो यूनिवर्सल लॉ है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। अगर जो यहाँ 100 जूल एनर्जी देके लिक्विड फेज में लाए हो तो यहां लिक्विड फेज से 100 जूल एनर्जी निकालोगे तभी ये सॉलिड फेज में आएगा, आएगा।
इसमें एक आध चीज याद रखते हैं, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का देखते हैं तो आइस का होता है बाबू 80 कैलोरी। अच्छा हाँ, इसका यूनिट देख लो, तो यूनिट देख ले, यूनिट देखेंगे तो जूल पर केजी होगा। यूनिट अगर जो देखेंगे तो यूनिट कितना हो जाएगा, जूल पर केजी। और डायमेंशन फॉर्मूला अगर जो देखेंगे तो ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एम से एम कैंसल, एल स्क्वायर टी माइनस टू ना, तो ये होता है कैलोरी 80 कैलोरी पर ग्राम ना, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये आइस का होता है, याद रखेंगे, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, न्यूमेरिकल में बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। मिटा रहा है। अब एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, बॉइलिंग या कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फेज, है ना। गैसियस फेज, ठीक है, देख लू। हाँ ठीक है, अभी बातचीत कर सकते हैं, बहुत टाइम है। आज थोड़ा बातचीत तो हो रही है, तो थोड़ा वीडियो का लेंथ ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैं सोचूंगा कि शॉर्ट में आपको निपटाने की कोशिश करूं। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेज। अब क्या करना है कि एक्चुअली H2O ले रहे हैं ना, ये सो वाटर आप लोग अपना कॉमन होता है। वाटर का हम लोगों को लगभग सब कुछ मालूम होता है जबान से, मुंह से, कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसलिए वाटर ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनेंगे। When we increase the temperature, जब हम लोग टेम्परेचर, फिर से वही कहानी, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उनके बीच में कोलिजन क्या होगा जाएगा, बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, सब आपस में कोलाइड किए, कैंसिल किए, कोलाइड किए, कैंसिल किए, समझ में आता है। बट व्हाट अबाउट द पार्टिकल विच आर एट द सरफेस, which are at the surface, which are at the surface, सरफेस पे जो पार्टिकल है उनका क्या, वो तो ऊपर चले जाएंगे तो किसी से कोलाइड करेंगे ही नहीं। आ रहा है समझ में, आ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब होगा क्या, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे कि एक्चुअली मुझे मार्कर की जरूरत है, खैर देखता हूं क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। हाँ देख लो, हाँ चल रहा है। हाँ, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर जाना चाहेंगे, तो क्या ऊपर जाएंगे तो ऊपर खाली रहेगा क्या, वैक्यूम है क्या, नहीं। वैक्यूम है क्या रे बाबू, नहीं वैक्यूम है नहीं, उसमें भी एयर के पार्टिकल है, एयर के क्या है, पार्टिकल है। अब वो जाएंगे तो बोलेंगे हम नहीं जाने देंगे भैया, हम नहीं जानेंगे। ये लोग दौड़े लिक्विड से बाहर होके एटमॉस्फेयर में गए, 4 मॉलिक्यूल मिला, कोलिजन हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, फिर घर में चले आए। कहां चले आए, घर में चले आए। समझ में आ रहा है। और ये जो जितना मैं बता रहा हूं धीरे धीरे, इससे कई लाख गुना ज्यादा ये जल्दी प्रोसेस होता है। क्या होता है, जल्दी। तो हमें जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ देर बाद हमको ये लगेगा कि यहां पे एक थिन लेयर बन गया। क्या बन गया, एक थिन लेयर बन जाता है।
ये क्या है, ये थिन लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, थिन लेयर ऑफ लिक्विड या वेपर is formed. Thin layer of vapor, liquid vapor is formed. ठीक है, ठीक है, इतना दूर तक ठीक है सर, समझ में आया। लेकिन अभी भी एटमॉस्फेयर में जा नहीं पा रहे हैं, अब ये यहीं पे रुके हुए। तो अब देखो, ये थिन लेयर वेपर बनेगा, इसके कारण ये मतलब मॉलिक्यूल है, ये लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल पे एक फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, या उसको दूसरे भाषा में बोलेंगे कि यहां पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ड्यू टू दिस thin layer a pressure is created, which created, that is called vapor pressure of liquid। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऐसे मैंने डिनोट किया, ये कब होगा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहेंगे, जाने की कंडीशन में वो लोग ना जा पाएंगे ना आ पाएंगे। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक बात मैं और बता दूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर जो लिक्विड को गैस फेज में बनना है तो उसमें बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, हालांकि जैसे कि अगर जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंजमेंट होगा तो यहाँ पे ये चेंज होगा, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। पहले अपने लोग यहाँ पे देखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या होंगे, वेपर प्रेशर। अब क्या किया, मैं फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जब फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसका थिकनेस बढ़ने लगेगा, और जब बेटा इसका थिकनेस बढ़ने लगेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। फर्दर ये पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर leads to increase in thin layer of vapor. Due to this vapor pressure increase, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ बाबू, इंक्रीज। एक कंडीशन ऐसे आएगा, एक कंडीशन एट ए particular temperature मैंने मान लिया क्या, TB, क्या TB, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो जो पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट,
और वो जो प्रोसेस लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस के फेज में या एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं उसको बोलते हैं बॉइलिंग। उसको बोलते हैं बाबू बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस एट विच वेपर प्रेशर, लिख लो लिख ले, घबरा मत, लिख ले, बॉइलिंग लिख लो, बॉइलिंग लिख लो। It is the process at which vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure, is equal to the atmospheric pressure, is equal to the atmospheric pressure। ठीक है, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। फोर्थ में क्या होगा? When vapor pressure is greater than atmospheric pressure, when vapor pressure is greater than atmospheric pressure, liquid molecule start escaping from the surface of liquid and goes in atmosphere, that we called liquid is converted into its gaseous phase, liquid is converted into gaseous phase। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो ये कहानी था बॉइलिंग का। क्या होता था? बॉइलिंग का। अच्छा, अब एक चीज और है, मैंने यहां से टेम्परेचर दिया, इसमें कुछ मॉलिक्यूल को एनर्जी मिला, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल बड़े चालाक होते हैं, वो लोग उतने ही टेम्परेचर पे भाग जाते हैं। क्या होते हैं? भाग जाते हैं। या यूं कह लो ना, ध्यान से सुनना, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर की बात हो रही है ना, ये मैं साफ साफ ऐसे शब्दों में बताना चाहता हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो दूर जाना चाहेंगे। भाई वेलोसिटी बढ़ गया, दूर आ गया ना, पैसा रुपया जेब में आ गया तो दूर भागना चाहोगे ना। घर में थोड़े कोई रहना चाहता है भाई, पैसा आ जाता है तो दूर जाना चाहेंगे। अब दूर जाने की कंडीशन ये हुआ कि ये लोग गए एटमॉस्फेयर में, पता चला कि एटमॉस्फेयर में चार लोग पहले से ही है, उनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने में के कारण मार झगड़ा हुआ, मार झगड़ा के कारण पैसे का लॉस हो गया, एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस होने के बाद फिर घर में वापस आ गए, घर में वापस आ गए। अब दूसरा कंडीशन ये हुआ कि मैं गया और मान लो मैं गया, मेरे पास एनर्जी है, बीच में कोई मिला ही नहीं। जब बीच में कोई मिला ही नहीं तो किसी में कोलिजन हुआ ही नहीं, और जब कोलिजन नहीं हुआ तो मैं आसानी से भाग सकता हूं। आसानी से क्या होता है? भाग सकता हूं। और ऐसा 95% केस में नहीं होगा। मतलब अगर जो इस सरफेस से 1 लाख मॉलिक्यूल निकले तो 1 लाख मॉलिक्यूल्स में 10-15 ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो रियल में लिक्विड के फेज को छोड़ने में सक्षम रहेंगे, छोड़ देंगे। उनके रास्ते में कोई कोलिजन पार्टिकल नहीं मिला, एयर का पार्टिकल नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है? गैसियस फेज में। और उस प्रोसेस को कहते हैं इवोपोरेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बाबू? इवोपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। समझ में आया? तो इसलिए नोट में लिखेंगे, नोट में लिख लो, when we increase the temperature of liquid, then it may be happen that there are very small amount of molecules, there are very small number of molecule, there are very small number of molecule, लिख लो, in 1 lakh कितना बाबू? 10 से 15 मॉलिक्यूल, स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल which is able to
leave the surface of liquid, leave the surface of liquid and goes in atmosphere, then this process is called evaporation. This process is called evaporation. This process is called evaporation. और जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाते हैं, इनका नंबर क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे टेम्परेचर 30 डिग्री किया, मतलब देखो वाटर का लेते हैं ना, 40 डिग्री किया 10 1 लाख में 10 15, 50 डिग्री किया 1 लाख में 25 30, 80 डिग्री किया 80 डिग्री सेल्सियस किया 1 लाख में 80 90, कितना 80 90। जब 100 डिग्री करूंगा तो पूरे सारे के सारे मॉलिक्यूल चले जाएंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल चले जाएंगे। इसका मतलब जो इवोपोरेशन होता है वो सारा टेम्परेचर पे होता है। हाँ, टेम्परेचर कम होगा तो कम होगा 10 से 15, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्किप करने का बढ़ता जाता है। लेकिन इवोपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ऑल टेम्परेचर पे होता है। ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? नोट में लिखिए, द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन takes place at all temperature, but the process of boiling will be happen at a particular temperature, that particular temperature is called boiling point. ज्यादा तो नहीं हो गया? ज्यादा तो हाँ, 8-9 मिनट और है, तो ये समझना है ना। इसमें अगर जो लिखूं ये हो गया ना, तो बस इसमें अगर जो थोड़ा सा और मैं बताना चाहूं तो बताने की कोई दिक्कत। ये देखो, ये किसमें हुआ, ये H2O है, मैंने इसको हीट दिया, ये किसमें चेंज हो गया, गैसियस फेज में चेंज हो गया। ये किसमें हो गया, गैसियस फेज में। लिक्विड से गैस में जो चेंज हुआ इसको बोलते हैं क्या, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। और उस समय जो हीट का होता है वो होता है Q इंटू एम एल वी। क्या होता है, Q इक्वल टू एम एल वी। और अगर जो मैं इसको लिखूंगा बाबू हीट एब्जॉर्ब, तो हीट एब्जॉर्ब को मैंने क्या बताया था रे बाबू, प्लस एम एल वी ना। हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट रिलीज माइनस बताया था ना, तो प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे तो प्लस माइनस का ध्यान देंगे। लेकिन यहां पे लिखिए वेयर एलवी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिख लीजिए। एलवी इज कॉल्ड, एलवी क्या है बाबू, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization। ठीक है ना, डिफिनेशन सेम। इट इज द अमाउंट, लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, लिख लिया अपने से, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द liquid phase of molecule into its gaseous phase of unit mass। याद रखना है यूनिट मास ना, यूनिट मास। अच्छा, जिस तरह से ये Q इक्वल टू स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी, इसमें भी ये क्या हो, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होगा। अलग अलग सब्सटेंस का जो मैं लिख दूं, लेटेंट हीट किसका क्या होता है, लेटेंट हीट, जो लेटेंट हीट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। थोड़ा सा एक बात और मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपन देखे थे 80 कैलोरी पर ग्राम होता था, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर जो आप देखेंगे बाबू तो ये रियल में होता है 840 कैलोरी पर ग्राम। एग्जैक्ट डेटा मैं देख के बता दूं, हाँ सॉरी,
540। ये किसका लिख रहा हूं, ये किसका लिख रहा हूं, आइस का, और ये किसका लिख रहा हूं, वाटर का। क्या लिख रहा हूं, वाटर का। या इसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ आइस, और हाँ वाटर का ही लिख लो। हाँ अब देखो ध्यान से सुनना, आइस का लेटेंट हीट वाटर के लेटेंट हीट से कम है। इसका मतलब अगर जो आइस से वाटर को कन्वर्ट करोगे तो हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, कितना, 80। और जब वाटर से गैस में कन्वर्ट करोगे तो मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वो कितना, 540। कितना, 540। तो नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, लेटेंट हीट ऑफ आइस, latent heat of fusion of ice is less than the latent heat of vaporization of water। नोट में लिखना है ना, latent heat of vaporization of water, it means we require more energy to change the state of liquid from gas of water ना, then the चाहे ऐसे लिख लो, we require more energy for the boiling than the melting, यही लिख लो, since latent heat of vaporization of water is greater than latent heat of ice, hence we require more heat for boiling process than that of melting of water। अच्छा, इसको दूसरे तरीका से हम लोग समझेंगे ना, जैसे बाबू, हालांकि ये सब अपने कोर्स मतलब इंटरेस्ट, देखो यार क्या है, मैं फिजिक्स पढ़ा दूं, न्यूमेरिकल करवा दूं, तो आप हो सकता है कि न्यूमेरिकल कर ले जाएं, एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए, लेकिन जो फिजिक्स की फील होती है वो आपको नहीं आ पाएगी। वो एक टीचर का कर्तव्य होता है कि आपको वो धीरे धीरे जो नेचर में हो रहा है उसको बताने की कोशिश किया जाए, जो मैं वही कोशिश कर रहा हूं। कितने लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही है, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। जब तक आप लोग फिजिक्स जान नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, हो सकता है कि आप कंपटीशन भी पास कर लें, लेकिन जो आपका जो साइंटिफिक अप्रोच है वो आपका नहीं बन पाएगा। यहां पे आते हैं, जैसे अगर जो बाबू वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर जो स्टीम है बाबू 100 डिग्री सेल्सियस पे, कौन ज्यादा पेन करेगा रे बाबू, किससे? अगर जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर तुम्हारे ऊपर गिर गया, गरम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री के स्टीम तुम्हारे ऊपर चला गया, किससे ज्यादा जलोगे, किससे ज्यादा जलोगे? इससे। किससे जलोगे? इससे। क्यों? क्योंकि स्टीम में इतना एनर्जी तो एक्स्ट्रा है। अगर जो इसका एनर्जी, अगर जो बाबू इसका एनर्जी अगर जो मान लो कि कितना, मान लो कि 400 कैलोरी है, तो इसका हीट कितना हो जाएगा, 540, और ये हो जाएगा 940 कैलोरी। हीट किसमें ज्यादा? इसमें क्या है, कम। इसलिए स्टीम से जब हम लोग भाप से जलते हैं तो ज्यादा मुझे बर्निंग का सेंसेशन होता है, ज्यादा पेन होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। समझ में आया? इसीलिए कभी कभी देखो रोटी, पता नहीं तुम लोग खाना बनाते होगे कि नहीं, बनाया करो, कुकिंग इज ए गुड हैबिट ना, वो किसी का हॉबी हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है, अच्छा लगता है बना के खाना। खैर, तो आप लोग देखेंगे जब कभी भी रोटी अगर जो फुला रहे हैं गलती से फूट गया तो उससे जो जलन होती है वो ज्यादा होता है। या कुकर खोलते समय या सीटी हट जाए और जो अपने फेस पे आ जाते हैं उससे जलन जो होता है ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, ज्यादा होता है। उसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लिख लो, तो एक लाइन लिखो,
burning of steam at 100 degree Celsius cause more pain than that of water at 100 degree Celsius because steam contain large amount of heat than that of water at the same temperature 100 डिग्री सेल्सियस। क्या 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जो टेम्परेचर सेम हुआ तो स्टीम में के पास ज्यादा एनर्जी होगा हीट और वाटर के पास कम होगा। ठीक है, अब 4-5 मिनट और बता दे रहा हूं, हालांकि वीडियो का लेंथ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है यार, थोड़ा बहुत समझेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब अब हम लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़ा, क्या? एक Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये कब अप्लाई करेंगे? यूज व्हेन टेम्परेचर इज चेंजिंग बाबू। और Q इक्वल टू एम एल, ये कब चेंज करेंगे? कब? व्हेन फेज इज चेंजिंग। ठीक है, अच्छा, क्या ध्यान से सुनिएगा, क्या एक ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर भी बॉडी का चेंज हो और फेज भी चेंज हो? ऐसा नहीं हो सकता। याद करो, मैंने इनिशियल में ही बताया था कि हीट का दो काम होता है, या तो फेज को चेंज करना या तो टेम्परेचर को चेंज करेगा। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो फेज चेंज नहीं होगा, जब फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब व्हेन वी गिव द हीट, of course internal energy of the system increase, but when temperature is changing, its kinetic energy is changing, potential energy is constant, but when phase is changing, its temperature is constant, its kinetic energy is constant, and its potential energy is changing. ठीक है ना? ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और एक बुक में दिया रहता है, हालांकि वो बहुत जरूरी तो खैर नहीं है, लेकिन आप लोग बना लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ये जैसे मान लीजिए ये हुआ सॉलिड, ये क्या हो गया? सॉलिड। और ये मान लीजिए आपका हो गया गैस, और ये मान लीजिए आपका लिक्विड है। तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक जाने के लिए मेल्टिंग, यहां से यहां तक जाने के लिए फ्रीजिंग ना, फ्रीजिंग, या इसी को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस में जाने के लिए वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में आने के लिए, बताओ तुम लोग, गैस से लिक्विड आने के लिए क्या बोलते? अरे मुझे भी नहीं आ रहा है यार। ठीक है, याद आ जाएगा तो मैं लिखूंगा। खैर यहां देखो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाने के लिए लिखते हैं सब्लिमेशन ना, और वेपोराइजेशन चाहिए, इसको बोलते हैं क्या? इवोपोरेशन ना। हाँ, गैस से लिक्विड में जाने के लिए कंडेंसेशन होता है शायद, हाँ यही होता है कंडेंसेशन। ठीक है ना, सब्लिमेशन, और गैस से ये सॉलिड में जाने के लिए बोलते हैं डी सब्लिमेशन ना। ठीक है, ये जनरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो क्यू होगा वो हो जाएगा, हाँ ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा MLF, वो भी प्लस का, क्या होगा? प्लस का। अगर जो यहां से यहां जाएंगे तो ये Q इक्वल टू माइनस का MLF होगा ना।
बताया था जितना हीट एनर्जी यहां से यहां जाने में लगेगी उतना हीट एनर्जी यहाँ क्या होगा, यहाँ हीट क्या होगा एब्जॉर्ब, और यहाँ पे हीट क्या होगा रिलीज, क्या होगा रिलीज। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इक्वल टू प्लस एम एल वी, और यहाँ पे Q अगर जो लिखूंगा तो माइनस एम एल वी। यहाँ पे हीट क्या होगा एब्जॉर्ब, और यहाँ पे हीट क्या होगा बाबू रिलीज होगा, क्या होगा रिलीज होगा। खैर ये भी केस उसी तरह है, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए, बढ़िया है बढ़िया है। प्लस माइनस का ज्यादा झंझट नहीं करेंगे, जब झंझट करने की जरूरत आएगी तो करेंगे, ठीक है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल एंड हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और आपका मैं सोचूंगा 1-2 लेक्चर में कैलोरीमेट्री का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।